बालाबाहेश्वरम स्वामी मंदिर के मुख्य पुजारियों के समूह ने आलमपुर जगुलांबा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वहीं पुजारियों ने सीएम को देवी जगुलांबा आशीर्वचन दिए। मुख्य पुजारियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देवी माता का स्मृति चिन्ह भी सौंपा है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जगुलांबा मंदिर का विकास कराने के लिए कहा है। सीएम रेवंत रेड्डी का ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर सीएम ने जवाब दिया है और पुजारियों को आश्वासन दिया। कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा है, श्री भदाद्री रमैया के आशीर्वाद से चाहे उन्हें कितने भी अपमान सहने पड़े, चाहे उन्हें कितनी भी ठंड की मार झेलनी पड़े, वह भगवान की सेवा के लिए उन्हें नई सरकार में मंत्री पद मिला है। भद्राचलम में रामालयम रोड पे श्री सीताराम कमा सेवा समिति के नवनिर्मित छात्रावास को मंत्री तुम्मला ने उद्घाटन किया। वहीं मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भदाद्री को बहुत विकास किया है। वहीं सीतारामचंद्र स्वामी की कृपा से उन्हें भदाद्री फिर से विकास करने का अवसर मिला है। मंत्री तुम्मला ने स्पष्ट किया है कि स्वामी की कृपा से उनके कार्यालय में भदाद्री का विकास किया जाएगा। जुबली हिल्स पुलिस ने पबों का निरीक्षण किया है। शहर के पुलिस आयुक्त कोटा श्रीनिवास रेड्डी द्वारा आयोजित बैठक में पबों पे ध्यान केंद्रित करने के सुझाव के मद्देनजर पुलिस ने जुबली हिल्स के सभी पबों पे जांच की है। हैदराबाद की जुबली हिल्स बंजारा हिल्स पर पब पर छापा मारा गया। जुबली हिल्स बंजारा हिल्स 17 से ज्यादा पबों पर छापेमारी हुई है। पब की तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध ड्रग्स नहीं मिला है। उन्होंने कहा, हम अपने वरिष्ठों के निर्देश अनुसार निरीक्षण कर रहे हैं और आगे भी निरीक्षण करते रहेंगे। सभी पबों में रैंडम जांच की गई है। वहीं स्लीपर स्नाइपर कुत्तों को लिया गया है और निरीक्षण किया गया है। पब में ड्रग्स और marijuana की बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया है। पहली बार स्नाइपर कुत्तों की खोज क्लूज टीम द्वारा की गई है। उन्होंने कहा, नशा बेचने वालों की गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शबरीमाला जाने वाले अयप्पा भक्त शमशाबाद एयरपोर्ट पे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एयर इंडिया ने तकनीकी के कारणों से उनकी उड़ान रद्द कर दी है। वहीं काफी समय तक यात्री परेशान रहे। वहीं दोपहर 2 बजे सबरी के लिए उड़ान थी। इस बीच तकनीकी कारणों से रद्द पर अयप्पा को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अयप्पा संबंधित उड़ान क्रू से अनिरायक उत्तर देने के लिए हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे हैं। वहीं अयप्पा स्वामियों ने कहा है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण देरी हुई है। वहीं कुतुबुल्लापुर से 60 से अधिक अयप्पा स्वामी ने एयर इंडिया की फ्लाइट से सबरी जाने के लिए टिकट बुक कराए थे। वहीं अयप्पा भक्त हैदराबाद से केरल के कोची हवाई अड्डे तक जाने के लिए टिकट बुक कराते हैं। वहीं अयप्पा भक्त सही समय पे एयरपोर्ट पहुंचे, वहीं बोर्डिंग पास लिया और फ्लाइट में बैठ गए। इसी बीच फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण फ्लाइट क्रू ने अयप्पा भक्तों को फ्लाइट से उतार दिया। वहीं हैदराबाद से कोची जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में दोपहर में तकनीकी खराब आ गई। वहीं दोपहर से 64 अयप्पा भक्त एयरपोर्ट पर ही जमा हो गए। वहीं अयप्पा भक्तों ने यह भी कहा कि वे सभी कनेक्टिंग उड़ाने चुक गए हैं जिससे उन्हें जाना था। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने अयप्पा भक्तों के लिए दूसरी उड़ान की व्यवस्था करने की लापरवाही की है। वहीं भक्तों ने चिंता व्यक्त की है कि एयर इंडिया के प्रबंधक के कारण उन्हें नुकसान हुआ है। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एयर इंडिया प्रबंधक द्वारा अयप्पा भक्तों को परेशान किया गया है। हैदराबाद से बेंगलुरु होते हुए कोची जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट तकनीकी कारणों से रद्द की गई है। जिन सभी भक्तों को शबरीमाला जाना था वे कुछ घंटों के लिए हवाई अड्डे पे फंसे रहे। जब बीजेपी सांसद बंटी संजय दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो तमाम भक्त उनके साथ हो लिए। बंटी संजय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन किया और मामले को उनको संज्ञान में लाया है। वहीं अयप्पा ने भक्तों की स्थिति बताई और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने को कहा है। वहीं सिंधिया ने तुरंत एयर इंडिया के अधिकारियों से बात की है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेटर ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। गुजरात के सूरत में बनी सूरत डायमंड बोर्ड्स और बिल्डिंग का सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ उद्घाटन किया गया है। ये इमारत सूरत में हीरे की एक नई दुनिया बन जाएगी। इसमें कच्चे हीरे से लेकर हीरे के आभूषण तक सभी प्रकार के व्यवसाय के संचालन की व्यवस्था की गई है। इस इमारत का निर्माण पूरे हीरे के कारोबार को मुंबई से सूरत में स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। अब तक अमेरिका में
पेंटागन को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय स्थान के रूप में जाना जाता है। हाल ही में सूरत डायमंड एक्सचेंज को यह सम्मान मिला है। ये इमारत लगभग 700 एकड़ में बनी है। कुल 9 टावर प्रत्येक 15 मंजिल वाले एक दूसरे को जोड़ते हुए बनाए गए हैं। इसमें कुल 4200 कार्यालय है और 67,000 कर्मचारी काम करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र बनने जा रहा है। वर्ल्ड पद्माशाली फाउंडेशन ने सरकार से अपील की है कि चेरुपल्ली देवी का मंदिर अवैध तरीके से तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। वहीं सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब के फाउंडेशन चेयरमैन गंजम नरसिंह राव ने कहा है कि चेरुपल्ली देव ने रंगारेड्डी जिले के इनाम गुजा गांव में 200 गज जमीन खरीदने और मंदिर बनाया। मेघमाला जो इसी जगह के एक ही गांव की है, उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धरनी पोर्टल में खामियों का फायदा उठाया और धोखाधड़ी की है। वही राजस्व अधिकारियों के साथ साठगांठ के चलते झूठे प्रमाण पत्र बनाए और उन्हें अपने नाम पे पंजीकरण किया है। वहीं मेघमाला ने दुख व्यक्त किया है, देवी माता का बनाया गया मंदिर राजस्व अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जनसेना अध्यक्ष और पवन कल्याण और तेलुगु देशम अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने 2.5 घंटे तक आंध्र प्रदेश की भविष्य की राजनीति पे चर्चा की है। वहीं जनसेना पार्टी PAC के अध्यक्ष और नांदेला मनोहर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की भविष्य की राजनीति और दोनों दलों को समन्वय में कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे चर्चा संतोषजनक रही। अगले चुनाव में संयुक्त राजनीति और घोषणा पत्र के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने भाषण की कि गतिविधियों के विशेषकर कार्य योजना के बारे में बात की है। पूर्व सामान्य के साथ YCP मुक्त आंध्र प्रदेश कैसे हासिल किया जाए, इस पे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, हम दोनों दलों के नेताओं की बैठक में खासकर आंध्र प्रदेश में हुई अन्य मुद्दों पे भी बात करेंगे। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला ने स्वागत किया। कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हैदराबाद शहर में ड्रग्स और गांजे के बारे में नहीं देना चाहिए। वहीं CP श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में ICC भवन के सभागार में एक बैठक की है। उन्होंने शहर में बुनियादी पुलिसिंग जांच, यातायात परिवर्तन और नशीली दवाओं के अनुमूलन के संबंध में सभी जोनल DCP, ACP और इंस्पेक्टर के साथ बातचीत सत्र आयोजित किया है। उन्होंने कहा, हैदराबाद में 2 महीने के अंदर ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। CP ने शहर में नशे पर पूर्व प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। वहीं CP कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस को पुलिस आयुक्त के नाम पर इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी है। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ समीक्षा की थी। उन्होंने तेलंगाना में ड्रग्स के इस्तेमाल या बिक्री पे सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। इस संबंध में अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए पुलिस ने कदम उठाया है। जी हां, इसके तहत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सचिवालय, विधानसभा, बेगमपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स जैसे मर्गों की जांच की जा रही है, जहां CM और मंत्रियों का कफिला जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कफिला सामान्यतः यातायात को परेशान किए बिना चले। इसके तहत विधानसभा के सामने गन पार्क जंक्शन को सिग्नल फ्री जंक्शन में तब्दील कर दिया है। वहीं परिणाम स्वरूप नामपल्ली और लकड़ी के पुल से आने वाले वाहन बिना किसी रुकावट या सिग्नल की समस्या के चल सकेंगे। इसके अलावा बशीरबाग से लकड़ी का पुल की ओर जाने वाले यातायात को AR पेट्रोल बंक पे यू टर्न कर दिया गया है। दूसरी तरफ से आने वाले वाहन पुराने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से यू टर्न लेने के बाद AR पेट्रोल पंप के पास यू टर्न लेंगे। इससे सार्वजनिक उद्यानों एवं विधानसभा के सामने यातायात जाम होने की संभावना नहीं रहेगी। ये एक ट्रायल रन के लिए, इसलिए अगर इसके अच्छे नतीजे आए तो इसे जारी रखा जाएगा। वहीं सचिवालय के आसपास के क्षेत्रों में भी सिग्नल फ्री सिस्टम लागू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2023 तक रिकॉर्ड 1015.6 मैट्रिक टन माल ढुलाई की है। वहीं पिछले वर्ष की इसी अवधि में तुलना में माल लादान में 36.9 मैट्रिक टन वृद्धि हुई है। वहीं अप्रैल-नवंबर 2023 में माल ढुलाई के माध्यम से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व 11,007.5 करोड़ रुपए मिले हैं। माल ढुलाई राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये 4,102.4 करोड़ की बढ़ोतरी। रेलवे ने नवंबर 2023 में 128.4 मीट्रिक टन माल ढुलाई की। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% का सुधार। भारतीय रेलवे ने अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान 1,015.6
669 मीट्रिक टन की कुल माल ढुलाई हासिल की है, जबकि पिछले साल की लोडिंग 978.724 मीट्रिक टन थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36.945 मीट्रिक टन का सुधार है। रेलवे ने पिछले साल की तुलना में रुपये 1,05,905.1 करोड़ रुपए 1,10,007.5 करोड़, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग रुपये 4,102.445 करोड़ की आय अधिक है। नवंबर 2022 में 123.088 मीट्रिक टन लोडिंग के मुकाबले नवंबर 2023 के महीने में 128.419 मीट्रिक टन की संस्थागत कार्गो हैंडलिंग हासिल की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.33% का सुधार है। व्यापारिक आय रुपये नवंबर 2022 में रुपये नवंबर 2023 में माल ढुलाई राजस्व 13,559.83 करोड़ रुपए की तुलना में 14,077.94 करोड़ हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.82% का सुधार हुआ। भारतीय रेलवे 65.48 मीट्रिक टन कोयला, 14.99 मीट्रिक टन लोहे आयस, 5.25 मीट्रिक टन पिग आयरन और तैयार स्टील, 5.58 मीट्रिक टन सीमेंट, 4.61 मीट्रिक टन क्लिंकर, 3.82 मीट्रिक टन खाद्यान्न, 5.9 इजीजर फातिलारे, 4.176 मीट्रिक टन जहाज नवंबर 2023 में खनिज तेल में कंटेनरों में 6.91 मीट्रिक टन और अन्य वस्तुओं में शेष 8.59 मीट्रिक टन। कार्गो के लिए भूख के सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवा वितरण के साथ साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। सक्रिय नीति निर्माण और व्यवसाय विकास इकाइयों के काम द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने रेलवे को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि से कुछ धर्मार्थ संगठनों और वृद्धाश्रमों और अनाथालय को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है, लेकिन सामाजिक प्राणी के रूप में ये एक जिम्मेदारी भी है। वहीं उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। वहीं दान और अनाथालय को दान देना, सबसे पहले ये बात जानना बेहद जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मनोवैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी जरूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है।
जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है, तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंतः आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो, तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत आयोग है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान
किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिती द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने इस मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यवसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एकत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पर सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है। हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं।